फूल जैसी कोमल नारी, कांटो जितनी कठोर नारी और अपनों की हिफाजत में सबसे अव्वल नारी। दुनिया की पहचान है नारी, हर घर की शान है नारी। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की पहचान और शान है नारी। बिल्कुल। और अपमान न करना नारियों का, क्योंकि इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। नारी शक्ति है सम्मान, नारी गौरव है, अभिमान है। नारी ने ही रचा ये सारा विधान है। हमारा शत शत प्रणाम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दिवस पर नारी शक्ति को। बिल्कुल। और दुनिया भर की तमाम महिलाओं को हमारा नमन है। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति और मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। और आइए सबसे पहले जानते हैं कि हेलो इंडिया में आज क्या कुछ रहेगा खास। हेलो इंडिया में जानेंगे देश दुनिया का हाल और नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। साथ ही जानेंगे राज्यवार खबरें और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़े बड़े समाचार भी। इन्हीं के साथ ही आज की गतिविधियों पर भी होगी हमारी पैनी निगाह। आपको बताएंगे आज के खास दिन के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको मिलवाएंगे प्रतिभा की धनी आकांक्षा पुराणिक से। पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। साथ ही होगा हेलो इंडिया में बहुत कुछ खास, तो जुड़े रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ हेलो इंडिया में। और सबसे पहले देखते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरें। और सबसे पहले बात चुनाव की। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा आखिरी चरण पर दांव पर लगी है और इस चरण में बीजेपी का साथ छोड़कर आए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर, बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नाम प्रमुख रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करने की ठानी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरस्कार प्राप्त करने वाली हस्तियों के साथ बातचीत भी करेंगे। कोविड-19 के कारण 2020 और 21 का पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं हो पाया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे में कहा है कि एनडीए 2 2021 और एनडीए 1 2022 के लिए शामिल की जाने वाली महिला कैडेटों के संबंध में यह तथ्य है कि एनडीए में हर पाठ्यक्रम में तीनों सेवाओं के लिए 370 रिक्तियां हैं। इनमें से 208 थल सेना, 120 वायुसेना और 42 को नौसेना में कमीशन मिलेगा। और ये पहली बार है जब देश की महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। 5वें राष्ट्रीय परिवार और हेल्थ सर्वे के अनुसार अब देश में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाएं हैं। ये इसलिए भी खास है क्योंकि हमारे देश में जहां पहले बच्चियों की भ्रूण हत्या की जाती थी, अब उसमें भी रोक लगी है। यूक्रेन से निकलने के दौरान गोली लगने से घायल भारतीय हरजोत सिंह सहित 210 छात्र को लेकर C-17 ग्लोब मास्टर विमान सोमवार शाम पोलैंड से भारत पहुंचा। पोलैंड से ऑपरेशन गंगा के तहत ये आखिरी विमान है। अब तक कुल 17,400 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। ये जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी है। हम बता दें, इनमें से निकलने वाले 5 पंजाब से, 3 केरल से, 2 असम से और 1 हिमाचल, त्रिपुरा और नागालैंड से होगा। जिन सांसदों की जगह पर ये चुनाव होने वाला है वे सभी 2 से 9 अप्रैल के बीच रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की 13 सीटों पर 31 मार्च को चुनाव होगा। अब खबरें राज्यों से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा का दौरा करने वाले हैं। भाजपा IPFT सरकार के 4 साल पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की 1 दिवसीय यात्रा होने वाली है। वहां वो विप्लव देव सरकार के 4 साल पूरे होने पर रैली को भी संबोधित करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री के 1 दिवसीय यात्रा
के दौरान त्रिपुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश में राज्य के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को घोषणा की है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला पुलिसकर्मी पुरुष पुलिसकर्मियों के साथ पूरे मध्य प्रदेश में यातायात प्रबंधन संभालेंगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाना और ये संदेश देना है कि वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं। तेलंगाना विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन बीजेपी के सभी तीनों सदस्यों को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्य के वित्त मंत्री टी हरीश राव बजट पेश कर रहे थे, तभी बीजेपी नेताओं ने गतिरोध पैदा करने की कोशिश की, जिसके बाद तीनों विधायकों को निलंबित कर दिया गया। मणिपुर में चुनाव आयोग ने मणिपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर फिर मतदान का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को 4 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला किया है। ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं उखरूल, चिंगई, करोंग और तदुबी। इन विधानसभा क्षेत्रों में 5 मार्च को मतदान हुआ था। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के महासचिव और पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली की एक अदालत ने 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मजीठिया ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था और एक ड्रग मामले में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्य का 2022-23 का बजट 11 मार्च को पेश किया जाएगा। बजट सत्र के पहले विधानसभा में सर्वदलीय बैठक भी हुई। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कल 100 CNG और एक इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही दिल्ली में बसों का आंकड़ा 7000 के पार हो गया है। कैलाश गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में पॉल्यूशन फ्री 300 इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल करने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में आज बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश से ठंड फिर बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक यहां 13 मार्च तक ऊंचाई वाले स्थानों पर हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है। और अब बात करते हैं तमाम बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि हमने भारतीयों सहित सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित मार्ग की अपनी तत्काल मांग को दोहराया है। उन्होंने कहा कि हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि दोनों पक्षों से बार बार आग्रह करने के बावजूद सूमी में हमारे छात्रों के लिए एक सुरक्षित गलियारा नहीं बन पाया। India has been consistent in calling for an immediate end to all hostilities. Our Prime Minister once again spoke to the leadership of both sides today and reiterated our call for immediate ceasefire and the need for both parties to return to the path of dialogue and diplomacy. We have also reiterated our urgent demand for safe and uninterrupted passage for all innocent civilians, including Indian nationals remaining in Ukraine. We are deeply concerned that despite our repeated urgings to both sides, the safe corridor for our students stranded in Sumy did not materialize. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की है। फोन कॉल करीब 50 मिनट तक चला। उन्होंने यूक्रेन में उभरती स्थितियों पर चर्चा की। वार्ता के दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से अपील की कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच चल रही बातचीत के अलावा वो सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करें। राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई जब रूस ने नागरिकों की निकासी के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने सूमी समेत यूक्रेन के कुछ शहरों में संघर्ष विराम और मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की सराहना भी की और सूमी से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात की और युद्धग्रस्त देश के पूर्वोत्तर इलाके के शहर सूमी में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने में उनसे मदद की गुजारिश की।
करीब 35 मिनट तक चली इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने पूर्वी यूरोपीय देश यूक्रेन में उभरती परिस्थितियों पर भी चर्चा की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के कारण सूमी में अभी भी 700 के करीब भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने सूमी में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे प्रयासों में यूक्रेन सरकार से मदद जारी रखने की अपील की है। रूस यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत खत्म हो गई है। बातचीत बेनतीजा निकली। युद्ध विराम को लेकर सहमति नहीं बन पाई। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच युद्ध को रोकने के लिए 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। उस दौरान भी युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस हल निकल नहीं सका। तीसरे दौर की बातचीत पर सबकी नजरें टिकी थी, मगर रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की वार्ता में भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। कुछ इलाकों से नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा के बावजूद रूसी सेनाओं की यूक्रेन के शहरों पर बमबारी किए जाने के बीच विनाशकारी युद्ध को रोकने के कानूनी प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में कीव और मॉस्को के वकील ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपने मुख्यालय पीस पैलेस में 2 दिवसीय सुनवाई कर रहा है। रूस को हमले रोकने का आदेश देने के यूक्रेन के अनुरोध पर उसके न्यायाधीश सुनवाई कर रहे हैं। रूस आज इसका जवाब दे सकता है। यूक्रेन ने अदालत से कहा है कि वो रूस को 24 फरवरी को शुरू किए गए सैन्य अभियानों को तुरंत निलंबित करने का आदेश दे। रूस के मुताबिक इस हमले का कथित उद्देश्य लुहांस और दोनेत्स्क के अलगाववादी पूर्वी क्षेत्रों में नरसंहार की रोकथाम और उसके लिए सजा देना है। भारतीय दूतावास ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र में फंसे छात्रों से कहा है कि वो वतन वापसी के लिए तैयार रहें। भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो शॉर्ट नोटिस पर यूक्रेन छोड़ने के लिए तैयार रहें। दूतावास ने यह भी बताया कि उसके अधिकारी छात्रों की सुरक्षित निकासी के प्रयासों में समन्वय करने के लिए पोल्टावा शहर में मौजूद हैं। दूतावास के मुताबिक वापसी की सही तारीख और समय की जानकारी जल्द ही दी जाएगी। दूतावास ने यूक्रेन स्थित भारतीय नागरिकों से ये भी कहा है कि वो अपना ब्यौरा गूगल फॉर्म में भरकर भेजें। इस बीच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि खार्किव पिसोचिन में हुआ इफेक्चुएशन हो या सूमी में चल रहा इफेक्चुएशन हो, इसमें भारत सरकार की प्रतिबद्धता और अपने सभी संसाधन लगाने पर कोई संशय नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। War zone anywhere. Payal, there are constraints which you cannot anticipate. And you cannot, the parties to the conflict, even if you use your margin of diplomacy, they have objectives which may not synchronize with your evacuation objectives. But I'm happy if we can complete this process in the next day or so. We would have completed all 23,000 or so. वहीं व्हाइट हाउस ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, यूके के पीएम बोरिस जॉनसन के साथ हुई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की बातचीत को लेकर एक बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि इन सभी नेताओं ने यूक्रेन पर अकारण और अनुचित ढंग से आक्रमण के लिए रूस पर लगातार दबाव बढ़ाना जारी रखने के प्रति अपना दृढ़ संकल्प जताया है। और इन तमाम बड़ी खबरों के बाद एक नजर आज की गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री विकास और महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर आज 10 बजे वेबिनार को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कच्छ के धोर्डो में एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर के साथ ही चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी आज से फिर जनता के लिए शुरू होगी, जिसे 1 जनवरी 2022 से कोविड-19 के कारण बंद कर दिया गया था। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आइकॉनिक सप्ताह मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया सर्वश्रेष्ठ महिला टीकाकरणकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। वहीं केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर और इनोवेशन पार्क का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव श्रम पुरस्कार वितरित करेंगे। साथ ही आज राज्यसभा की वाणिज्य संबंधी समिति में दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा की ज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन समिति की भी बैठक होनी है। मंत्रालयों, विभागों के अनुदान मांगों 2022-23 की रिपोर्ट पर भी आज चर्चा होगी।
वहीं लोकसभा की सरकारी आश्वासन समिति की आज बैठक होनी है। और आज 8 मार्च है, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक नारी शक्ति के रूप में आप मेरे साथ यहाँ पर बैठी है। आपको भी नमन है, तमाम देश की और विश्व की नारियों को शत शत प्रणाम। बिल्कुल, तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने लेकर आए हैं और इनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। उन पहलुओं की भी आज हम बात करेंगे। अगर हम देखें तो प्रतिबिंब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पीछे का जो मनाने का उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, वो महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना है। और आज हम देखें तो खुद महिलाएं भी ये बात समझ रही हैं और पुरुष भी इस चीज़ को अब समझने लगे हैं। हर देश इस दिन को अलग अलग तरीके से मनाता आ रहा है। आज का दिन महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को याद करने का भी दिन है। जी हाँ, आइए देखते हैं आज से जुड़े खास दिन पर एक खास रिपोर्ट। 8 मार्च यानी आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने के पीछे का लक्ष्य है महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। हर देश इस दिन को अलग अलग तरीकों से मनाता है। आज का दिन महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों को स्मरण करने का भी दिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत एक विरोध आंदोलन से हुई थी। 28 फरवरी 1908 को तकरीबन 15,000 महिलाओं ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मार्च निकालकर नौकरी में कम घंटों, पुरुष की समान सैलरी और वोट करने के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। ठीक इसके एक साल बाद 1908 में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने 28 फरवरी के इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। इसके बाद ये दिवस फरवरी महीने के आखिरी रविवार के दिन मनाया जाने लगा। फिर 1921 में तारीख बदलकर 8 मार्च कर दी गई। तब से महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर महिला दिवस को आधिकारिक तौर पर मनाने की शुरुआत 1975 में तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे मनाना शुरू किया। 1996 में पहली बार इसके आयोजन को एक थीम से जोड़ा गया। पहली थीम की भावना अतीत का जश्न मनाओ, भविष्य की योजना बनाओ। वैसे स्त्री पुरुष में किसी तरीके की तुलना नहीं है, मुकाबला नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन जब ये कहा जाता है कि स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं तो मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें नारियां, स्त्रियां पुरुष से बेहतर किया करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नए जज्बे के साथ लगातार नारी आगे बढ़ रही है और आज का जो दिन है वो एक बार फिर नारी शक्ति को प्रणाम करने का दिन है। और तमाम जो आमो खास हैं वो अपनी अपनी तरह से आज महिलाओं को प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके महिलाओं को बधाई दी है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, ग्रीटिंग्स ऑन द इंटरनेशनल विमेंस डे। Women are making exemplary contributions in all walks of life. Let us recommit ourselves to ensure their safety and dignity and to provide opportunities to each of them to pursue their dreams and aspirations. जी हाँ, जैसा कि हम बता रहे हैं, विश्व आज महिला दिवस मना रहा है तो उस कलाकार को याद करना बेहद आवश्यक हो जाता है जिसने अपनी मधुर आवाज़ से न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है, साथ ही महिला सशक्तिकरण की जीती जागती मिसाल भी बन गई। और वो है स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी। बिल्कुल, लता जी ने दर्शकों तक भारतीय फिल्म जगत के बदलावों को काफी करीब से देखा। तो फिलहाल हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं सैंड आर्टिस्ट मानस साहू द्वारा बनाई गई लता मंगेशकर की खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। इंदौर में जन्म लेकर महाराष्ट्र में परवरिश पाने वाली लता जी बचपन से ही गायिका बनना चाहती थी। संगीत की बाकायदा शिक्षा हासिल करने के बाद एक फिल्म के लिए गाना भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन खुद लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर ने उस गाने को फिल्म से हटवा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लता फिल्मों में गाएं। लेकिन फिल्म के निर्देशक वसंत जोगलेकर जान गए कि एक दिन ये आवाज इतिहास बनाएगी। वर्ष 1942 में लता मंगेशकर के पिता की मौत हो गई। पिता की मृत्यु के बाद जब लता जी सिर्फ 13 साल की थी, उन्हें पैसों की किल्लत झेलनी पड़ी और काफी संघर्ष भी करना पड़ा।
लता जी को अभिनय बहुत पसंद नहीं था, लेकिन पिता की असामयिक मृत्यु के कारण पैसों के लिए उन्हें कुछ हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा, जिसमें उन्होंने खुद की भूमिका के लिए गाने तो गाए ही, बहन आशा के लिए भी पार्श्व गायन किया। 1949 में लता जी को सुनहरा मौका मिला फिल्म महल के आएगा आने वाला गीत को गाने का। इस गीत को उस समय की सबसे खूबसूरत और चर्चित अभिनेत्री मधुबाला पर फिल्माया गया और यह फिल्म अत्यंत सफल रही और लता जी के लिए बहुत शुभ भी। इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही नहीं, उनके गाए गीत और आवाज फिल्मों की सफलता की गारंटी बन गए। लता मंगेशकर जैसे कलाकार मरा नहीं करते, क्योंकि वो देश, काल, परिस्थितियों से परे कालजयी होते हैं। मरी न मर सकती लता, अमर लता का गान, वो भारत का रत्न जिस पर हमें गुमान। महिला दिवस, जिस दिन सभी बंधनों से मिली आधी आबादी को आजादी, लेकिन हक की लड़ाई अभी भी बाकी है। ऐसी महिलाओं का हम सम्मान करते हैं। बदलाव की नायिका में मिलिए कुछ ऐसी ही जुझारू महिलाओं से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर बात उन महिलाओं की जिन्होंने अपने आत्मबल से न सिर्फ अपनी सुरक्षा की है, बल्कि देश की रक्षा के लिए भी वो तत्पर हैं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम नारी शक्ति को सलाम। हेलो इंडिया, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 8 मार्च के नाम क्या बड़ी घटनाएं दर्ज हैं। 8 मार्च वर्ष 1921 को साहिर लुधियानवी का जन्म पंजाब के लुधियाना में हुआ था। ये एक प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई साहिर लुधियानवी था। साहिर कॉलेज के दिनों से ही अपनी गजलों और नज़मों के लिए बहुत लोकप्रिय थे। इन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह पुस्तक तलखियां को प्रकाशित किया। वर्ष 1948 में फिल्म आज़ादी की राह पर से फिल्मों में इन्होंने कार्य करना शुरू किया, लेकिन इन्हें कामयाबी मिली वर्ष 1951 में आई फिल्म नौजवान के गीत ठंडी हवाएं लहरा के आए से। इस फिल्म के संगीतकार SD बर्मन थे और इसे गाया था स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। साहिर ने मन रे तो काहे न धीर धरे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, बाबुल की दुआएं लेती जा, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है समेत कई सदाबहार नगमे लिखे। इन्हें ताजमहल के गाने जो वादा किया था निभाना पड़ेगा और फिल्म कभी कभी के गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए बेस्ट गीतकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वर्ष 1971 में भारत सरकार ने फिल्म जगत में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से नवाजा। जहां एक फनकार की प्रतिभा की बात यहां पर चल रही थी, लेकिन प्रीति प्रतिभा किसी उम्र और संसाधन की मोहताज नहीं होती है और इस बात को सच कर दिखाया है एक 17 साल की आकांक्षा पुराणिक ने। बिल्कुल, आकांक्षा न सिर्फ हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार जैसे कई वाद्य यंत्र बजाना जानती हैं, बल्कि गायन, कराटे, भरतनाट्यम जैसी 60 से अधिक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन करके ढेरों पुरस्कार जीत चुकी हैं। जी हाँ, मिलते हैं आकांक्षा पुराणिक से। कर्नाटक के कलबुर्गी शहर में आकांक्षा पौराणिक को कौन नहीं जानता। बहुमुखी प्रतिभा की धनी आकांक्षा आज एक प्रेरणा स्रोत हैं। सुर संगीत की दुनिया में गहरी दखल रखती हैं। हारमोनियम, तबला, गिटार
और सितार जैसे कई संगीत वाद्य यंत्र बजाना जानती हैं आकांक्षा। इतना ही नहीं, ये गायन, कराटे और भरतनाट्यम जैसी 60 अलहदा विद्याओं में भी पारंगत हैं और ढेरों पुरस्कार जीत चुकी हैं। I know to play guitar, sitar, harmonium, tabla, keyboard, and so on. I'll do more than 60 activities. I got 300 shields and 600 certificates in last 4 years. आकांक्षा अपनी माँ को प्रेरणा मानती हैं। आगे इनका इरादा एक IAS अधिकारी बनने का है। ये हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, तेलुगु और मराठी भाषा बोलती हैं। My inspiration is my mom for everything. Actually, her dream was there that I have to learn in all the fields. I have to go. Actually, my aim is to become an IAS officer so that I can help the people, and I'm interested in social work. So I want to become an IAS officer. आकांक्षा ने जिला स्तर पर ऊंची कूद, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ में जीत हासिल की है। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ये राष्ट्रीय स्तर पर भी भाग ले चुकी हैं। फिलहाल इस समय इनका पूरा ध्यान कराटे और किक बॉक्सिंग पर है। आकांक्षा को जानने वालों का कहना है कि इनकी सीखने की क्षमता शानदार है। साथ ही एक बार किसी लक्ष्य को तय करने के बाद ये कभी पीछे नहीं हटती। दिलचस्प बात तो ये है कि इन्होंने इतना कुछ पिछले 4 वर्षों में ही हासिल किया है। तो प्रतिबिंब, हम अपने 1-2 शौक भी जिंदा नहीं रख पाते। वहाँ आकांक्षा हमें प्रेरणा दे रही है कि 60 से ज्यादा विधाओं में वो एक तरह से तमाम पुरस्कार जीत चुके हैं, तो हम अपने छोटे मोटे शौक तो जिंदा रख ही सकते हैं। जी हाँ, और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है ईश्वरीय गुणों के साथ जन्म लेते हैं, शायद उनमें से एक आकांक्षा भी हो। बिल्कुल। और आइए अब इसके बाद एक नजर डाल लेते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। सुबह 9 बजे संसद टीवी पर देखिए बदलाव के नायक द चेंज मेकर्स, और 9:30 बजे देख सकते हैं स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें बात होगी लोकतंत्र की शक्ति की। और शाम 7 बजे देखिए मुद्दा आपका, और 7:30 बजे देखिए लोकतंत्र मेरी ताकत। रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर आज की खबर। 8:30 बजे आप देख सकते हैं पर्सपेक्टिव। और रात 9 बजे द न्यूज, और 9:30 बजे द जर्नी ऑफ स्टार्टअप्स। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है, देवता उसी पावन धरा पर ही रहते हैं। जी हाँ, इस मंत्र को साक्षात करते हुए नारी शक्ति की महिमा का मंडन करा था महिला दिवस पर समर्पित एक गीत चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इस गीत के साथ, जिसको शब्दों में पिरोया है प्रसिद्ध लेखक प्रसून जोशी ने। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। जो संग चले तो रोकेगा कौन हमको, संकल्प है, विश्वास है, अब रोकेगा कौन हमको।